हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 30 के पार्ट 4 पे। अब आगे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था क्योंकि काले लिबादे में युवक ने अपने पंख फड़फड़ाए मध्य हवा में लटका हुआ था। जजों की सीटों पर सुकियान का चेहरा भी कुछ स्तब्ध था। हालांकि उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से उस चीज से दूर थी जिसकी तुलना दूसरे कर सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसकी निगाह एक बार फिर से जियोयान की पीठ पर लगे पंखों पर पड़ी तो उसकी दंग रह गई निगाह धीरे धीरे समझ में बदल गई। यह वास्तव में एक फ्लाइंग डू तकनीक है। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि यह छोटा बच्चा इतनी दुर्लभ डू तकनीक पर हाथ रखने में सक्षम है। जैसा कि सुकियान ने बताया, अन्य बुजुर्गों को भी अचानक समझ आ गई। फ्लाइंग डू तकनीक के बारे में एक सामान्य व्यक्ति ने शायद बहुत कुछ नहीं सुना होगा। हालांकि अपने अनुभव से उन्होंने ऐसी बेहद दुर्लभ डाउ टेक्निक्स के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। सौभाग्य से मैंने वहां लगभग एक सेकंड के लिए सोचा कि यह छोटा लड़का डू वांग वर्ग में आगे बढ़ गया है। कुछ बुजुर्गों ने चुपचाप अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा। वे अपनी मौजूदा ताकत हासिल करने के लिए दशकों तक सख्त प्रशिक्षण लेने के लिए बाहर गए थे। यदि नीचे का यह युवक जो 20 वर्ष का भी नहीं था इस कदम को हासिल कर लेता तो वे वास्तव में डैक और आक्रोश महसूस करते। इसके अलावा सबसे डरावनी बात यह थी कि यह व्यक्ति भी 5वीं श्रेणी का कीमियागर था। कुछ देर तक मैदान में सन्नाटा पसरा रहा। अंत में यह धीरे धीरे एक बार फिर से सक्रिय हो गया। ऊंचे मंच पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जियोयान की पीठ पर पंखों की उत्पत्ति को पहचान लिया था और इससे राहत की सांस ली थी। अखाड़े के भीतर तुरंत कुछ ईर्ष्या हुई। एक उड़ने वाली डू तकनीक की तुलना सच्चे डू क्यूई पंखों की जोड़ी से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी यह एक व्यक्ति को आकाश में उड़ने की अनुमति देने में सक्षम थी। यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसका कई लोग पीछा कर रहे थे, खासकर जब डू वैंग वर्ग बहुत दूर था। कोई नहीं जानता था कि उस स्तर तक प्रशिक्षित होने से पहले यह कब होगा। यह वास्तव में एक उड़ने वाली डू तकनीक है। अखाड़े के भीतर याओ शेंग का सुस्त चेहरा भी धीरे धीरे ठीक हो गया। वह स्पष्ट रूप से यह महसूस करने में सक्षम था कि जियोयान की आभा को अभी द वांग वर्ग तक आगे बढ़ना था। जब उसने बैंगनी काले पंखों के आकार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तो उसका दिल अचानक समझ में आ गया। उसका तना हुआ शरीर भी धीरे धीरे शिथिल हो गया। याओ शेंग उससे तब तक नहीं डरेंगे जब तक कि दूसरी पार्टी वास्तव में डू वांग वर्ग में नहीं पहुंच जाती, भले ही उसके प्रतिद्वंद्वी को उड़ने का फायदा हो। याओ शेंग के पैर अजीबोगरीब काले पानी में खड़े थे जिसने पूरे अखाड़े को ढक रखा था। उसने अपना सिर उठाया और ठंडी मुस्कान के साथ बोलने से पहले जियोयान को आकाश में देखा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम आकाश में रहना जारी रख सकती हो। मेरी जानकारी के अनुसार फ्लाइंग डू तकनीक को लगातार प्रदर्शित करने से डू क्यूई का काफी हिस्सा समाप्त हो जाता है ना? जियोयान ने आकाश में भारी शासक को कसकर पकड़ रखा था। उसकी नजर नीचे के अखाड़े पर पड़ी क्योंकि वह थोड़ा भौचक्का था। यह वैसा ही था जैसा याओ शेंग ने कहा था। इस समय पूरा अखाड़ा पूरी तरह से याओ शेंग के डोमेन में बदल गया था। जिस क्षण वह जमीन पर उतरता वह उस अजीब काले पानी से चिपक जाता। जियोयान उस संक्षारकता को अलग करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इसकी सक्शन ताकत उसकी गति को अलग अलग हद तक बाधित करेगी। याओ शेंग जैसे तेज गति में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय गति में मामूली कमी के परिणामस्वरूप एक वंचित स्थिति में दबाव डाला जा सकता है। याओ शेंग ने काले काले खंजरों की जोड़ी को कसकर पकड़ रखा था। जियोयान को हवा में लटके हुए देखकर वह ठंडेपन से मुस्कुराया। उन्होंने अपने शरीर को जरा भी नहीं हिलाया। चूंकि जियोयान को आकाश में होने का फायदा था, याओ शेंग की आक्रमण सीमा उस तक नहीं पहुंच सकी। अगर वह जबरदस्ती हवा में उछलकर हमला करता तो वह दूसरे पक्ष का निशाना बन जाता। इसलिए इस तरह के पलों में चुप रहना सबसे अच्छा विकल्प था। यह वास्तव में काफी तकलीफदेह है। जियोयान ने धीरे से अपने पंखों को अपनी पीठ पर फड़फड़ाया और उसका शरीर बहुत नीचे आ गया। हरे रंग के डू क्यूई ने उसके शरीर की सतह पर एक फीकी ऊर्जा फिल्म बनाई। गहरे काले भारी शासक को भी डू क्यूई ने पूरी तरह से ढक दिया था। उसकी टकटकी अखाड़े में याओ शेंग को घूर रही थी, जबकि उसके पैरों के नीचे अचानक एक हल्की चांदी की चमक आ गई थी। एक क्षण बाद हवा की ताकत उधार लेते हुए उसकी पीठ पर पंख फड़फड़ाए। 3000 लाइटनिंग मूवमेंट अपनी सीमा तक पहुंच गया था। यह उस बिंदु पर आ गया जहां कुछ लोगों के अलावा शेष लोग जियोयान के शरीर को केवल आकाश में आंशिक रूप से दिखाई देने वाली छवि के पीछे छोड़ने से पहले कांपते हुए देख सकते थे। जियोयान की गति में अचानक वृद्धि के कारण याओ शेंग की अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया। जियोयान के व्यक्तिगत रूप से आने से पहले उसकी गति का बल पहले ही आ चुका था, जिससे जमीन पर काला पानी उड़ गया। याओ शेंग की आंखों में अचानक एक अस्पष्ट काली छाया दिखाई दी। उसका पैर थोड़ा हिल गया और उसका शरीर ऐसा दिखाई दिया जैसे वह आइस स्केटिंग कर रहा हो, क्योंकि उसने काले पानी के ऊपर टेलीपोर्ट किया था। जैसे जैसे उसका शरीर हिलता गया, तेज हवा की आवाज वाला भारी शासक भी उसके करीब आ गया, क्योंकि वह तेज दर्द की लहर को ढोते हुए नीचे आया। जब भारी शासक की हैकिंग चूक गई तो इसकी ताकत की दिशा लगभग तुरंत बदल गई। बलपूर्वक नीचे की और हैकिंग गति को रोक दिया। शासक मुड़ गया था और हैकिंग गति एक व्यापक गति में बदल गई जो याओ शेंग की कमर की ओर कट गई।
जियोयान ने अपने हमले को बदलने के लिए जिस तरह की प्रतिक्रिया का इस्तेमाल किया वह याओ शेन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। इसलिए जब भारी शासक ने दिशा बदली तो याओ शेन का पूरा शरीर ठंडे पसीने से ढक गया। इस विकट घड़ी में काला पानी पर उसका पैर बिना सोचे समझे फिसल गया, जिससे उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। जिस क्षण वह पानी पर भारी पड़ा उसने चालाकी से भारी शासक को बचा लिया। जैसे ही याओ शेन का शरीर काले पानी में उतरा उसे न केवल थोड़ा सा भी प्रतिरोध प्राप्त नहीं हुआ बल्कि वह पानी में मछली की तरह समाप्त हो गया। उसका शरीर पानी में पड़ा रहा और अजीब तरह से चमक उठा। तुरंत वह जियोयान के नीचे आ गया जो जमीन से 2 मीटर से भी कम दूरी पर था। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे और काले काले खंजर जहरीले सांपों की तरह थे जो जियोयान की छाती में घनी ठंडी हवा लेकर जा रहे थे। टकराना। जिस क्षण खंजर जियोयान के शरीर तक पहुंचने वाला था एक शक्तिशाली अदृश्य हवा अचानक नीचे दब गई। इस हवा से अवरुद्ध होने के दौरान याओ शेन का हमला पल भर के लिए रुक गया। दूसरी ओर जियोयान ने इस धक्का देने वाली शक्ति को उधार लिया और याओ शेन की हमले की सीमा से बचकर एक बार फिर हवा में छलांग लगा दी। याओ शेन ने अनैच्छिक रूप से अपने मुंह के कोने को हिलाया। हमला करने का मौका गंवाने के बाद उसने एक उपहास की आवाज निकाली जो कि आने में मुश्किल थी। एक दूसरे विभाजन में हुई लड़ाई के दौरान जियोयान और याओ शेन दोनों ने एक बार फिर खतरनाक मुठभेड़ों का एक दौर पूरा किया था। दोनों दलों के पास क्रमशः काले पानी के ऊपर पंखों की एक जोड़ी और बड़ी फुर्ती थी और उन्हें एक दूसरे की गति की अनुमानित समझ थी। इस रोमांचक मुकाबले से अखाड़े के बाहर सभी की आंखें जोश से जल रही थीं। ऐसा लगता है कि यह साथी काले पानी की सक्शन फोर्स से प्रभावित नहीं है, इसके बजाय वह पानी में मछली की तरह और भी फुर्तीला है। जियोयान धीरे से बुदबुदाया और उसने याओ शेन को देखा जो काले पानी के पास बैठा हुआ था। याओ शेन ने पहले काले पानी पर जो अजीब चपलता दिखाई थी वह उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। यदि उसने हवा को झटका देने के लिए अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में फायर पाम प्रदर्शित नहीं किया होता और प्रतिद्वंद्वी के हमले को धीमा करने के लिए एक हवा का झोंका दिया होता तो संभावना थी कि एक दूसरे को परखने के लिए उसे इस बदले में कुछ चोटें आती। ऐसा लगता है कि मुझे इस काले पानी से निपटना चाहिए, अन्यथा इस साथी की आक्रमण शक्ति उस पर रहते हुए 20% से अधिक बढ़ जाती है। जियोयान के दिल में एक विचार तेजी से घूमा और उसकी आंखें टिमटिमा उठीं। यह काला पानी कितना भी अजीब क्यों न हो, इसमें अंततः पानी के गुण होते हैं। जब तक यह पानी है मुझे डर नहीं है कि मैं इसे पूरी तरह से भाप नहीं बना पाऊंगा। जियोयान को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई क्योंकि यह विचार उसके दिल में कौंध गया। उसकी 10 उंगलियां धीरे धीरे फड़कने लगीं और उसकी उंगलियों के पोरों से बहुत ही सूक्ष्म हरे रंग की लपटें झिलमिलाने लगीं। इन लपटों के दिखने के बाद अखाड़े का तापमान काफी बढ़ गया। याओ शेन ने अखाड़े के भीतर से आकाश में बिखरी हुई हरे रंग की लपटों की 10 से अधिक वारों को देखा। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। यह विशेष रूप से तब था जब उसकी निगाह जियोयान के मुंह के कोने पर ठंडी मुस्कान पर पड़ी। उसके बाद उसका दिल थोड़ा डूब गया। जाओ, जियोयान ने हवा में तैरते हुए अपनी उंगलियां घुमाईं। तुरंत ही 10 से अधिक लपटें छोटी छोटी लपटों की चपेट में आ गईं। याओ शेन का शरीर मुड़ गया और तेजी से चकमा खा गया जब उसने महसूस किया कि हरे रंग की लौ उड़ रही है। हालांकि ये लपटें याओ शेन पर निर्देशित नहीं थीं। इसके बजाय वे अखाड़े के शीर्ष पर लगभग आधा फुट तक टिके रहे, तेजी से इधर उधर घूमते रहे। इस तरह की निकट दूरी की बातचीत के कारण काला पानी जो जमीन पर फैला हुआ था नग्न आंखों से दिखाई देने वाली दर पर तेजी से सूख गया। पानी ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के भयावह तापमान का सामना नहीं कर सका। ऊंचे मंच पर काफी संख्या में लोगों ने घटते काले पानी को देखते हुए चुपचाप चिल्लाया। यह अप्रत्याशित था कि जियोयान याओ शेन के ब्लैक वाटर वर्ल्ड पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करेगा। हालांकि इस तरह की विधि दुर्लभ नहीं मानी जा सकती थी, लेकिन यह बेहद प्रभावी थी। उनमें से ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने पहले याओ शेन के साथ मारपीट की थी। हालांकि फ्लाइंग डू तकनीक के बिना वे इस बेहद परेशानी ब्लैक वाटर वर्ल्ड का सामना करने पर आकाश में उड़ने और चकमा देने में असमर्थ थे। इसलिए वे केवल जबरदस्ती चूषण बल और संक्षारक शक्ति का विरोध कर सकते थे। हालांकि विचलित होते हुए लड़ते हुए यह केवल कुछ समय की बात थी जब याओ शेन ने अपनी गति का उपयोग करते हुए एक को नीचे गिरा दिया, जब तक कि याओ शेन के प्रतिद्वंद्वी की ताकत याओ शेन से आगे नहीं निकल गई। यह संभावना है कि याओ शेन, जिसने ब्लैक वाटर वर्ल्ड के प्रभाव को खो दिया है, गति के मामले में जियोयान द्वारा दबा दिया जाएगा। लिन शियुया अखाड़े में काले पानी को देखते हुए अपनी हंसी नहीं रोक सका, जो आधा हो गया था। वह अकेला है जो इस तकनीक का उपयोग कर सकता है। वह ब्लैक वाटर वर्ल्ड, याओ शेन की डूक्यूई और कुछ विशेष जहरीले तरल का जमाव है। एक साधारण लौ को इससे निपटने में कठिनाई होगी। बोलते हुए हान यू ने थोड़ा सिर हिलाया। वह लौ वास्तव में बहुत तकलीफदेह है। लिन शियुया की नजर आग नागिन जैसे हरे रंग की लपटों पर पड़ी, जो बेतरतीब ढंग से इधर उधर भाग रही थी। उसकी आंखों में एक गंभीरता चमक उठी। ऊंचे मंच के दूसरी तरफ से अखाड़े के भीतर तेजी से घटते काले पानी को देखते हुए लियुकिन की भौहें तन गईं। उसने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, याओ शेन मुसीबत में है। यह सुनते ही बगल में लियुफी के सुंदर चेहरे पर चिंता छा गई। वो खड़ी होकर चिल्लाने ही वाली थी कि लियुकिन के चेहरे के भाव डूब गए। वह धीमी आवाज में चिल्लाया, बैठो। तुम्हें क्या लगता है कि मैच देखते समय चिल्लाने से तुम कैसे दिखते हो?
लियू फी केवल शिकायतों से भरी अपनी सीट पर लौट सकती थी जब उसे लियू किन द्वारा डांटा गया था। उसने जियो यान को घूरने के लिए अपनी शातिर निगाहों का इस्तेमाल किया, जो मध्य हवा में निलंबित था, जबकि उसने एक श्राप दिया, वह केवल एक फ्लाइंग डू तकनीक पर भरोसा करता है। इसमें गर्व करने की क्या बात है? जब तक यह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम है, इसे एक चाल नहीं माना जा सकता है। एक ऐसा मैच जिसमें सभी तरह के नियम तय किए जाते हैं, वह बच्चों के बीच की लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तविक जीवन और मृत्यु के मैच में मृत व्यक्ति के पास विवाद उठाने का मौका नहीं होता है। लियू किन ने बेहोश होकर जवाब दिया। अखाड़े पर नजरें गड़ाए हुए उसकी निगाहें अचानक जम गईं, जब उसने आह भरी। याओ शेन की ब्लैक वाटर वर्ल्ड को इसके अभिशाप के रूप में माना जा सकता है। जैसा कि लियू किन के शब्दों में कहा गया था, अखाड़े में काले पानी के अंतिम समूह को आग की लपटों और याओ शेन की उग्रहरी अभिव्यक्ति के तहत शून्य में बदल दिया गया था। याओ शेन का चेहरा एक उग्रहरा था जब उसने जियुयान को आकाश में देखा, जिसके होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके हाथों ने खंजर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसने ठंडेपन से कहा, ब्लैक वाटर वर्ल्ड के बिना भी तुम देर सबेर हार जाओगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपकी ताकत बढ़ाने की आपकी गुप्त तकनीक लंबे समय तक टिक सकती है। यह आपको समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। जियोयान धीरे से हंसा। उसका हाथ थोड़ा हिल गया, जैसे शक्तिशाली हरे रंग की ढकी हुई हरे रंग की लिपटों के धागों को ले जा रही थी, जिसे खोजना मुश्किल था। छलांग लगाए और भारी शासक पर चढ़ गई। उसकी टकटकी नीचे याओशेन को घूर रही थी, जिसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था। एक पल बाद जियोयान ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए, केवल एक हल्की शुआ ध्वनि सुनाई दी। तुरंत याओशेन के सिर के पीछे अजीब तरह से एक अस्पष्ट काली छाया दिखाई दी। उसके हाथ में भारी शासक एक जंगली और हिंसक बल ले गया, क्योंकि यह शातिर रूप से नीचे की ओर हैक किया गया था। वह प्रचंड वायु उसके सामने की वायु को फाड़ डालने पर आमादा प्रतीत हुई। याओशेन ने उस पल कुछ महसूस किया जब उसकी पीठ से हवा की आवाज आई। उसके पैर जमीन पर जोर से ठिठक गए और उसके पैरों के नीचे से एक काला जलवाष्प अचानक निकल आया। अंत में वह उस भारी शासक से टकरा गया। पफ! जैसे ही दोनों संपर्क में आए, भारी शासक ने गहरे काले पानी को बेहद आसान तरीके से कुछ हद तक काले धुंध में बदलने तक गर्म किया। हालांकि जब वह गिरा तो उसके सामने की जगह खाली थी। पहले जलवाष्प की तत्काल रुकावट को उधार लेने के बाद याओशेन ने पहले ही अपनी चपलता का उपयोग कुछ मीटर पीछे हटने के लिए किया था। जियोयान के भारी शासक का हमला अभी गिरा ही था कि एक अंधेरे और निर्मम याओशेन ने एक बार फिर बिजली की तरह हमला किया। उसके गहरे काले खंजरों का जोड़ा तेजी से उसकी 10 अंगुलियों के बीच घूम रहा था। वे दो जहरीले सांपों की तरह थे, आसानी से घातक और घनी ठंडी चमक से भरे हुए। जियोयान ने यह देखकर अपनी भौहें उठाई कि याओशेन सीधे हमला करने आया था। उसके शरीर में दुखी हुई सरपट दौड़ने वाली नदी की तरह थी, जो उसके क्यू पथों के भीतर बिना रुके तेजी से बहती थी। इसने उसके शरीर के विभिन्न अंगों को अत्यधिक मात्रा में भर दिया और उसे शक्ति प्रदान की। उसके दोनों हाथों ने भारी शासक को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि उसके गले से धीमी चीख की आवाज आ रही थी। तत्काल भारी शासक एक बार फिर शातिर तरीके से आगे बढ़ा। चूंकि हवा तेज थी, इसने उस क्षेत्र की सारी हवा को खींच लिया जहां भारी शासक गुजरा था। कम और गहरा गैस विस्फोट बार बार गूंजता है, किसी के कान के पर्दे को छेदता है। इस हमले के तहत उन दोनों के बीच की दूरी मूल रूप से पलक झपकते ही खत्म हो गई थी। हालांकि जैसे ही याओशेन के दो खंजर भारी शासक के संपर्क में आए, उनके शरीर अजीब तरह से मुड़ गए। उनके शरीर ने एक अनोखे रुख का इस्तेमाल किया, क्योंकि वे भारी शासक की सतह के करीब बसे हुए थे और एक दो बार घुमाए जाने से पहले वे अचानक उस जगह पर दिखाई दिए जहां जियोयान भारी शासक को पकड़े हुए था। एक गहरी ठंडी मुस्कान के साथ उसके हाथों में तेज खंजर अनायास ही जियोयान के हाथों की ओर खिसक रहे थे। स्टेडियम में कुछ विस्मयादिबोधक सुनाई दिया और सभी ने जियोयान को देखा। याओशेन ने अचानक उसके पास आने के लिए धौंस जमाई थी। इतनी नजदीकी दूरी के तहत भारी शासक की ताकत मूल रूप से दूसरी पार्टी द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी गई थी। एक सामान्य स्थिति के अनुसार जियोयान पर याओशेन द्वारा दबाव डाले जाने की संभावना थी, जब तक कि वह इसके बाद हार नहीं गया। इसके अलावा अगर जियोयान लापरवाह होता तो वे चालाक, शातिर, जहरीले सांप जैसे खंजर भी जियोयान के शरीर पर काफी गहरा घाव छोड़ जाते। केवल कुछ ही लोग अपनी भौहें एक साथ जोड़ रहे थे, जबकि पूरा स्टेडियम जय जयकार कर रहा था। जियोयान के लड़ने के अनुभव और गति के साथ वह दूसरी पार्टी को इतनी आसानी से अपने ही हमले के ब्लाइंड स्पॉट में प्रवेश करने की अनुमति कैसे दे सकता है? लियू फी का चेहरा इतना उत्साहित था, उसने लगभग एक खुशी मनाई। हालांकि उसके बगल में बैठे लियू किन की नजरें जियोयान के चेहरे पर गौर से देख रही थीं। वहां तनिक भी घबराहट नहीं थी, इसके बजाय इसमें एक हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। उसका दिल तुरंत थोड़ा डूब गया। अखाड़े में अनगिनत निगाहों के बीच याओशेन के दो खंजर जियोयान के हाथों में आ गए। उन पर घनी ठंडी हवा के कारण जियोयान के हाथों के छिद्र खुल गए। जैसे ही खंजर जियोयान के हाथ के पास पहुंचा, याओशेन के मुंह के कोने पर खुशी फैल गई। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।